नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं प्राचीन भारत के बिल्कुल टेल लेक्चर्स के साथ, जिसमें लेक्चर नंबर 80 की बात करनी है आज। कन्नौज का गहड़वाल वंश। ठीक है, कन्नौज का गहड़वाल वंश। कन्नौज सत्ता का केंद्र हो चुका था गुप्त काल के बाद और कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था। उसी त्रिपक्षीय संघर्ष को फॉलो करते हुए आज हम बात करेंगे कन्नौज का गहड़वाल वंश। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश के पतन के बाद चंद्रदेव ने कन्नौज में गहड़वाल वंश की स्थापना की। किसने स्थापना की दोस्तों? चंद्रदेव ने कन्नौज में गहड़वाल वंश की स्थापना की और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों जल्दी से, इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की है दोस्तों? चंद्रदेव ने। इस समय तक गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट तो समाप्त हो चुके थे। जब कन्नौज का गहड़वाल वंश आया तो त्रिपक्षीय संघर्ष के दो प्लेयर जो हैं वो समाप्त हो चुके थे, गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट। तो बचे कौन होंगे? पाल। अतः पाल कन्नौज पर अपना हक जता रहे थे। गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट दोनों खत्म हो गए थे, तो पाल जो हैं वो कन्नौज पे अपना हक जता रहे थे। अंततः चंद्रदेव को पाल शासक गोपाल से युद्ध कर, जो पाल शासक गोपाल बताया था, लोकतांत्रिक तरीके से गोपाल आया था जो, तो चंद्रदेव को पाल शासक गोपाल से युद्ध कर कन्नौज को छीनना पड़ा। कन्नौज को छीनना पड़ा। 1080 से 1104 के आसपास की बात है। ये बहुत आगे निकल चुके हैं राजपूत शासन से। महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी तक पहुंच चुके हैं। ये अपन महमूद गजनबी तक पहुंच चुके हैं। तो 1080 से 1104 में ये चंद्रपाल ने गोपाल से युद्ध करके चंद्रदेव ने गोपाल से युद्ध करके और किसको जीत लिया? कन्नौज को जीत लिया। ठीक है, अब गहड़वालों का मूल क्षेत्र जो है, एग्जैक्टली गहड़वाल या गहरवाल भी बोल सकते हैं, इनका मूल क्षेत्र जो है वो विंध्याचल का पर्वतीय वन प्रांत था। और दिल्ली के तोमर भी इनकी अधीनता स्वीकार करते थे। गहड़वाल जो है वो राजपूत हैं, तो दिल्ली के तोमर जो है इनकी अधीनता स्वीकारते थे गहड़वालों की। आज की डेट में अगर गहड़वाल देखें तो मध्य प्रदेश के सतना चित्रकूट वाला जो इलाका है, उस इलाके में गहड़वाल अच्छे खासे पाए जाते हैं। और सतना चित्रकूट वाला इलाका पूरा का पूरा कौन सा है? विंध्याचल पर्वत वाला है। सतना चित्रकूट रीवा तरफ गहड़वाल राजपूत पाए जाते हैं। क्लियर है बात? तो गोपाल से युद्ध कर पाल शासकों से छीन लिया चंद्रदेव ने कन्नौज को और कन्नौज को अपना केंद्र बनाया। ठीक है, अब शासक कौन कौन से हैं दोस्तों? तो चंद्र, मदन, गोविंद, विजय जय। चंद्रदेव, मदनपाल, गोविंद चंद्र, विजय चंद्र और जयचंद्र, इतने शासक हैं। इसकी कोडिंग करी है हमने। चंद्र मदन जो है वो गोविद, चंद्र मदन कोई शख्स है, वो गोविद चले गए। गोविद मतलब गोविंद। तो चंद्र मदन गोविद किसके साथ चले गए? विजय जय। जय विजय होता तो ज्यादा अच्छा बोलने में आता, लेकिन विजय जय। ठीक है, ये जयचंद बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के नाम पे पूरी एक जो संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा बन चुकी है ना। धोखेबाजों को अपन क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों की जाति का समूह जो धोखेबाज हैं वो जयचंद कहलाते हैं। ठीक है, तो चंद्र मदन गोविद विजय जय। चंद्र मदन नाम का कोई शख्स है, वो गोविद चला गया। किसके साथ चला गया? विजय जय। तो बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव की बात यहां कर चुके हैं पूरी शुरू में। दूसरे शासक हैं मदनपाल। 1104 से 1114। याद नहीं रखना है, आपके समझने के हिसाब से कहां तक पहुंच चुके हैं, टाइमलाइन क्या चल रहा है, आसपास के भारत में और इंटरनेशनल क्या गतिविधियां चल रही होंगी इस समय, इसलिए यह सन दिया है। तो मदनपाल 1104 से 1114, इसने राजधानी कन्नौज से स्थानांतरित कर वाराणसी बनाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट। मदनपाल को कुछ परेशानी हो रही होगी कन्नौज में दूसरे बड़े शासकों के द्वारा, खासतौर पे दिल्ली वगैरह के शासकों के द्वारा, तो इसने राजधानी कन्नौज से स्थानांतरित करके कहां बना ली? वाराणसी, मदनपाल ने। इसी बीच कन्नौज पर तुर्कों का भयंकर आक्रमण हुआ और मदनपाल को बंदी बना लिया गया, है ना। कन्नौज पर जो है तुर्कों का भयंकर आक्रमण हुआ, है ना, और मदनपाल को बंदी बना लिया गया। बाद में मदनपाल के पुत्र ने उसे मुक्त कराया, है ना। गोविंद चंद जो पुत्र था उसने मुक्त कराया मदनपाल को। नेक्स्ट शासक हैं गोविंद, मतलब गोविंद चंद। 1114 से लेके 1155, अच्छा खासा काल है इनका। मेरे ख्याल से
55 में से 45 औचारिक है ना, तो लगभग 41 साल का समय है इनका, गोविंद चंद का। तो ऑब्वियसली सर्वाधिक प्रतापी शासक होंगे, टाइम लाइन देख के ही समझ में आता है। इसने मगध तथा मालवा को जीता। गोविंद चंद ने किसको जीता? मगध तथा मालवा को जीता। और कन्नौज को इसने पुनः जीतकर तुर्कों से, कन्नौज को पुनः जीतकर तुर्कों के कब्जे से मुक्त कराया और अपने पिताजी को मदन पाल को भी मुक्त कराया। इसकी सीमा जो थी गोविंद चंद की, वो आज के पश्चिमी बिहार से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक थी। अच्छी खासी सीमा फैल गई थी। तो गोविंद चंद की सीमा जो है वो पश्चिमी बिहार से लेकर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैल गई थी। और इसे विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया, मतलब लिटरेरी बहुत अच्छा था ये, और बहुत सारी कलाएं थी पढ़ने वढ़ने में, और बहुत सारा ऐसे ज्ञान था इसको अच्छा। तो विविध विद्या विचार वाचस्पति किसको कहा गया है? गोविंद चंद को, विविध विद्या विचार वाचस्पति। और इसका मंत्री था लक्ष्मीधर। तो लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु की रचना की है। गोविंद चंद का मंत्री जो है वो लक्ष्मीधर, और लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु की रचना की है। नेक्स्ट शासक विजयचंद। इसके समय दिल्ली जो है वो गहड़वालों के हाथ से निकलकर चौहानों के हाथ में चली गई थी। ये शासन कहां कर रहे थे? कन्नौज में, राजधानी वाराणसी बना ली है। और ये जो है दिल्ली जो है गहड़वालों के पास ही थी। तो दिल्ली गहड़वालों के हाथ से निकलकर दिल्ली चौहानों के हाथ में चली गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्न है कि विजयचंद के समय दिल्ली जो है, जो गहड़वालों के हाथ में थी, इन्हीं के हाथ में थी, वो गहड़वालों के हाथ से निकलकर चौहानों के हाथ में चली गई। और जो इसका दरबारी था श्रीहर्ष ने इसकी गुणगान में जो चीज लिखी वो है विजय प्रशस्ति। तो श्रीहर्ष इसका दरबारी था, उसने विजय प्रशस्ति लिखी है। अब इंपॉर्टेंट शासक है जयचंद। तो जयचंद जो है 1190 से 1194, अपनी हरकतों के कारण ये 4 साल ही राजा रह पाए। ठीक है, जयचंद ये वही जयचंद है जो आप सोच रहे हैं। तो 1190 से 1194, ये 1191 और 1192 में तराइन का पहला और तराइन का दूसरा युद्ध हो रहा है। तो इसने देवगिरी के यादव वंशीय राजाओं तथा गुजरात के सोलंकियों को हराया। गुजरात के सोलंकी मतलब गुजरात के चालुक्य, अन्हिलवाड़ जिनकी राजधानी थी। तो गुजरात के चालुक्य या गुजरात के सोलंकी उन्हीं को कहते हैं। चौथे प्रकार के चालुक्य हैं दोस्तों। इसके पहले 3 प्रकार के चालुक्य पड़े हैं। मूल चालुक्य जो है वो वातापी के चालुक्य हैं, फिर पश्चिमी चालुक्य, पूर्वी या बैंगी के चालुक्य, और चौथा हो गया गुजरात के सोलंकी या चालुक्य या अन्हिलवाड़ जिनकी राजधानी थी। तो जयचंद जो है इसने देवगिरी के यादव वंशीय राजाओं को तथा गुजरात के सोलंकियों को हराया था। देवगिरी भी कहां पे था? महाराष्ट्र में, दौलताबाद, देवगिरी, ऐसे सोलंकियों को हराया था। चूंकि दिल्ली चौहानों के हाथ में थी, ऊपर विजय चंद के समय दिल्ली जो है वो चौहानों के हाथ में चली गई थी। तो ये चिढ़ा हुआ था कि हमसे दिल्ली चौहानों ने छीन ली है। तो चूंकि दिल्ली चौहानों के हाथ में थी, अतः चिढ़कर इसने मोहम्मद गौरी को बुलाया कि साहब आओ और आप दिल्ली पे आक्रमण करो, मोहम्मद गौरी को हराओ, पृथ्वीराज चौहान थर्ड को हराओ। तो इसने मोहम्मद गौरी का साथ देकर पृथ्वीराज चौहान थर्ड को हराया, मुखबिरी करके, धोखा देकर। कब? 1192 में पृथ्वीराज चौहान थर्ड के साथ तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान बुरी तरीके से हार गया मोहम्मद गौरी से। और बाद में मोहम्मद गौरी ने समझ लिया कि साहब ये अपने भाई का नहीं हो पाया तो मेरा क्या होगा। तो बाद में 1194 एडी में गौरी ने इसे चंदावर के युद्ध में हरा दिया। मोहम्मद गौरी ने 1194 में इसे जयचंद को चंदावर के युद्ध में, चंदावर फॉर 94, चंदावर फॉर जयचंद, तो आसानी से याद होता है चंदावर फॉर 94। तो चंदावर का युद्ध 94 में हुआ था 1194। और चंदावर है कहां पे? फिरोजाबाद, इटावा, यूपी में। तो चंदावर के युद्ध में हरा दिया था, ठीक है, जयचंद को। इसका भी दरबारी श्रीहर्ष था, और श्रीहर्ष ने नैषध चरित तथा खंडन खाद्य की रचना की है। जयचंद का भी दरबारी कौन था? श्रीहर्ष। और श्रीहर्ष ने भी नैषध चरित और खंडन खाद्य की रचना की। इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं दोस्तों, नैषध चरित और खंडन खाद्य। ठीक है, तो जयचंद ने बेसिकली नाश किया था अपने साम्राज्य का, इसका पूरा नाश किया। तो नैषध चरित और पूरा खा गया था ये, नाश करके अपने साम्राज्य को। तो खंडन खाद्य याद करने का तरीका है दोस्तों। तो इसका जो दरबारी था जयचंद का, श्रीहर्ष ने नैषध चरित और खंडन खाद्य नाश करके और खा गया पूरा, इसका दरबारी श्रीहर्ष। ठीक है,
तो इस तरीके से ये पांचों राजा हो जाते हैं, चंद्रदेव, मदनपाल, गोविंद चंद्र, विजय चंद्र, जयचंद। चंद मदन गोविद चला गया, किसके साथ चला गया? विजय जय, याद हो जाएगा। और लास्ट लाइन है, गहड़वाल वंश के पतन के बाद कन्नौज पर चंदेलों का अधिकार हो गया। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो शासक पढ़ने वाले हैं वो अपन चौहान देखेंगे, और चौहान के बाद अपन सीधे चंदेल देखेंगे। तो गहड़वाल वंश के पतन के बाद कन्नौज पर किसका अधिकार हो गया? चंदेलों का। ठीक है दोस्तों, तो आशा है लेक्चर को आप एंजॉय कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब पैटर्न एग्जाम का दिनों दिन चेंज हो रहा है, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे मैराथन एग्जाम हो, दोनों का पैटर्न जो है वो इन डेप्थ आ रहा है। तो आपको बहुत दिल लगा के और बहुत प्रैक्टिस के साथ पढ़ना पड़ेगा, और डिसिप्लिन हमेशा बनाए रखना पड़ेगा। मोटिवेशन एकदम होता है, डिसिप्लिन रेगुलर होता है। ठीक है, तो आशा है आपको मजा आ रहा होगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।